This is Muhammad Mudassir Alam, and you are watching me on youtube.com/md Mudassir Alam channel. We are bringing an exclusive show, the Mudassir Talk Show, a talk show bringing exclusive interviews of experts of various fields, an exclusive show to inspire you, an exclusive show to motivate you, an exclusive show to shape up your career. द मुदस्सिर टॉक शो में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम द मुदस्सिर टॉक शो के एक नए एपिसोड को लेकर हाजिर हूँ। इस शो का फॉर्मेट आपको पता है कि इस शो में हम एक्सपर्ट्स से बातें करते हैं जो काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल करके, काफ़ी मेहनत करके उस पोजीशन तक पहुँचे हैं। आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं, स्पेशल गेस्ट हैं अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए में। इनका ताल्लुक़, इनका संबंध किशनगंज ज़िले से है, जो बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम, इन्होंने अपनी पढ़ाई अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की है। पीएचडी इन्होंने आईआईटी कानपुर से किया है। कैसा है इनका सफ़र, क्या खट्टी मीठी यादें हैं, क्या स्ट्रगल इनको करना पड़ा, क्या इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, वीक पॉइंट थे, ये सारी बातें हमने की हैं डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम से। तो चलिए आगे देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम से हुई बातचीत द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में। प्लीज़ लाइक द वीडियो, subscribe the channel and hit the bell icon for latest notification. आपका खैर मकदम है हमारे शो में, द मुदस्सिर टॉक शो में, डॉक्टर अबरार आलम जी। जैसे कि आपने सुना, मेरा नाम मोहम्मद अबरार आलम है। मैं ओरिजिनली मेरी पैदाइश और मेरे शुरुआती ज़िंदगी हाई स्कूल तक रही है छत्तरगाछ मियाँ बस्ती। बहुत लोग सुने होंगे। ये किशनगंज से 27 किलोमीटर नॉर्थ है, किशनगंज और ठाकुरगंज के बीच। मेरी प्राइमरी स्कूलिंग और उसके बाद मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल हमारे गांव से ही हुए, छत्तरगाछ, जो मेरे घर के जस्ट पास में ही है स्कूल। तो 1996 में मैंने मैट्रिक पास किया था। फिर उसके बाद मैं डीएस कॉलेज कटिहार गया इंटरमीडिएट के लिए, जहाँ पे मैंने पीसीबी और एडिशनल मैथमेटिक्स पीसीबीएम से जो है मैंने 1998 में पास किया। उसी साल मैंने ट्राई की थी एएमयू की, लेकिन हमारे लेट रिजल्ट आने की वजह से नहीं हो सका। फिर जो है नेक्स्ट ईयर 99 में मैं अलीगढ़ गया। वहाँ पे वहाँ 1999 में शुरू किया बीएससी विद केमिस्ट्री ऑनर्स, और फिर 2002 में मैंने ग्रेजुएशन के बाद फिर वहाँ एमएससी किया, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से था। 2004 में कंप्लीट करने के बाद मैं फिर जो है आईआईटी कानपुर पीएचडी के लिए गया वहाँ पे। तो उसके बाद फिर 2009 में मैं पोस्ट डॉक के लिए यूएस आया, और फिर यहाँ की जर्नी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड रही। मैंने 2 साल पोस्ट डॉक किया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल और यहाँ पे एज ए लेक्चरर टीचिंग जॉब के लिए रावन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी में रहा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एज ए विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया अरकानसास स्टेट यूनिवर्सिटी में। फिर 1 साल बाद इन लोगों ने मुझे प्रमोशन दिया एज एन रिसर्च असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर
2019 में मेरा प्रमोशन हुआ एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। तो अभी मैं यहीं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर चल रहा है, जो मेरा मेन रिसर्च फोकस्ड जॉब है, और सेकेंडरी एज ए टीचिंग भी वो मेरा पैशन है, तो वो भी चलता है। अच्छा लगा कि आपने बहुत शॉर्ट में इतनी लंबी जर्नी को बयान कर दिया। ऐसा लग रहा है कि बस आपने कुछ ही अल्फाज में बयान कर दिया, क्योंकि ये जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग एक तरह से कह सकते हैं और इंस्पायरिंग भी है। आसान नहीं होता है, अगर इसको कहें कि अगर कोई अगर कहना चाहे तो खैर ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं है। तो कुछ ऐसी खट्टी मीठी यादें कि जो आप अपने आपके दिमाग में चलता क्या था जब आप स्कूल में थे, या कहाँ पे वो बात आई कि आपको लगा कि नहीं मुझे कुछ करना चाहिए जो थोड़ा सा लिख के हट के हो, या फिर अपने आप जिंदगी में ये चीज़ें आती रहीं, आप आगे हमें हमसे ये शेयर करें। तो सबसे पहले ऐसे बचपन से ही एक मेरी खास मेरे जहन में बात आई थी कि एजुकेशन से ही जो है हमारी लाइफ बदल सकती है। आज जो भी है, वैसे तो इंसान कुछ भी करता है, बिजनेस सोचता है, ये करता है, बहुत कुछ ट्राई कर सकता है, लेकिन अगर एजुकेशन अगर हासिल कर ले तो ये एक सबसे, जैसे मैं कहता हूं कि ये एक सर्टेन पाथ है, नहीं ना। बिजनेस में आदमी फेल हो सकता है, किसी और या कुछ चीज में आदमी बहुत कुछ ट्राई कर सकता है लेकिन फेल हो सकता है, लेकिन एजुकेशन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये मेरी सोच थी बचपन में, और इसमें बहुत मुझे इंकरेज मिला। एक समझ लीजिए सिचुएशन वैसा है कि जब मैंने मैट्रिक पास किया, अभी तो न्यू जनरेशन शायद नहीं समझते होंगे, लेकिन जो भी उस जमाने में जो मैट्रिक में हो गया 95, 96, हमारे हाई स्कूल से 42 स्टूडेंट्स हम लोग मैट्रिक में थे, जिसमें से मैं अकेले पास हुआ था। लक ये थी कि उस वक्त जो है फर्स्ट डिवीजन भी मेरा आ गया। तो उसमें मेरे जो टीचर्स थे एक दो, उन लोगों ने बहुत ही इंकरेज किया कि तुम सबसे पहले अपने गांव से निकल जाओ, तभी कुछ हो पाएगा। तो मैं फिर पहले सोचा, पटना भी गया था, वहाँ पे फिर मैं डीएस कॉलेज कटिहार भी वहाँ पे एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, तो खैर वहाँ मैंने फिर एडमिशन मैंने ले ली। और उसके बाद जब इंटरमीडिएट किया तो बहुत अच्छा डेडिकेशन, और एक डेडिकेशन था पहले, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं कुछ लगता है कि शायद अगर मेहनत करे तो कुछ कर सकते हैं। फिर जब इंटरमीडिएट किया तो वो वहाँ अपने जो फ्रेंड सर्कल थे मेरे कटिहार में जो भी थे, सबसे अच्छा मार्क्स मेरा आया। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि चलें यहाँ से अब और आगे निकला जाए। तो वहाँ पे मैं पहली दफा एएमयू के बारे में दोस्तों से सुना था। तो जब फिर अलीगढ़ गया तो वहाँ देख के, जैसे खास करके जो बाहर से आते हैं गांव देहात से अलीगढ़, तो सरप्राइजिंग लगता है। वहाँ फिर नए साथी भी मिले, नया डायरेक्शन भी मिला। यहाँ पे हमारे वहाँ अलीगढ़ में जो मेरे हॉस्टल में रहते थे एक फहीम भाई, उन्होंने क्वालिफाई की थी CSIR, जो रिसर्च के लिए होता है, UGC, JRF और नेट एग्जाम। तो उन्होंने क्वालिफाई की थी, तो उनके थ्रू फिर मैं उनसे गाइडेंस ली कि कैसे किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसी तरह पढ़ाई करो तो अच्छा रहेगा। तो फिर जब गेट एग्जाम में बैठा, जो रिसर्च के लिए या एमटेक करने के लिए होता है आईटी के लिए, वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, जो साइंस और इंजीनियरिंग का होता है, आजकल अभी भी है, थोड़ा सा उसका ग्रेडिंग सिस्टम चेंज हो गया है। तो उससे क्या आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो पहली दफा जब बैठा उस एग्जाम में, तो वो इतना थोड़ा सा
एज ए स्ट्रेट जो हम स्टडी करते हैं ना उस तरह का नहीं था, तो पहली दफा कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर लेकिन वो एक एज ए ट्रायल था। उस वक्त एमएससी फर्स्ट ईयर में ही मैं मेरा एक और दोस्त था योगेश शर्मा, हम दोनों उस पर फोकस करते थे, तो दोनों को कुछ समझ में नहीं आया कि चले, लेकिन उससे एक डायरेक्शन मिला कि हमें स्टडी कैसी करनी चाहिए। तो फिर एमएससी सेकेंड ईयर में फिर जब सेकेंड अटेम्प्ट के लिए हम लोग उसकी तैयारी की, तो बिल्कुल प्रॉपर डायरेक्शन के साथ, और फिर हमने क्या कहते हैं उसको, टेस्ट बैंक्स वो खरीदे और उसके प्रैक्टिस की। तो फिर माशाल्लाह जब सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा फिर उसमें जो है स्कोर आया, अभी भी मुझे याद है 99.26 24, जो ऑल इंडिया रैंक में 24th रैंक था, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग था। उसके बाद आईआईटी कानपुर गए इंटरव्यू के लिए, तो वहां पे भी एक अजीब सरप्राइजिंग था कि 140 स्टूडेंट्स आए थे इंटरव्यू के लिए, और जिसमें से सिर्फ जो है 30 का होना था। तो उस इंटरव्यू में भी खैर अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। तो फिर वहां से जब पीएचडी, फिर बहुत अच्छा प्रोफेसर जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर एचओडी उसने सेलेक्ट किया, और उसके बाद फिर पीएचडी हो गई ना। फिर उसके बाद रिसर्च में ही, अब तक रिसर्च में ही हमारा फोकस है। चलिए, आपने स्कूल से लेकर आईआईटी की जर्नी बता दी, पीएचडी कैसे किया आपने। इससे ही जुड़ा अगला सवाल है जो काफ़ी क्रूशियल है, क्योंकि आपसे बात हो रही है और आप अमेरिका में हैं। मेरा सवाल अगला है कि आपसे इंस्पायर्ड बहुत सारे यूथ होंगे इस शो को देखने के बाद, और जो नहीं भी जानते वो भी जानेंगे कि एक फील्ड होता है कि जो कि बिल्कुल अलग ही फील्ड है। तो मेरा सवाल है कि अगर कोई पोस्ट डॉक करना चाहता है या रिसर्च करना चाहता है अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया, अच्छे लैब्स में, तो उसका क्या बिल्कुल इजी प्रोसीजर क्या होता है? एक शौक हो काम का, ओके, इन्वेंशन, ओके, डिस्कवरी, तो इस फील्ड को चूज कर सकते हैं। इसमें यह है कि एक चीज ये मांगता है कंसिस्टेंसी, ओके, कि आपको जो है कंसिस्टेंटली, इसमें सैटरडे संडे नहीं होता है, जितना आप दे सके, डेडिकेट कर सके, इसमें डेडिकेट करें रिसर्च में। तो ये आजकल बहुत रिसर्च फील्ड नए इमर्जिंग फील्ड हैं, जैसे अगर कंप्यूटर का शौक है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत रिसर्च हो रहा है, और वो बहुत फ्यूचर डायरेक्शन है। मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस के लिए एक नया फील्ड है। साइंस के रिसर्च के लिए आजकल बहुत एनवायरमेंटल और ड्रग डिस्कवरी, ये सारी नई चीज़ें हैं। खास करके ये कोविड-19 ने ये और दिखा दिया कि जो है ड्रग डिस्कवरी कितना इम्पोर्टेंट है। तो एक यूएस में भी यहाँ के जो रिसर्च स्पॉन्सरिंग एजेंसीज हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और एनएसएफ, नेशनल साइंस फाउंडेशन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ये लोग अब इस पे बहुत ज़्यादा फोकस, और इसकी फंडिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये सारे बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और आजकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और उसमें फिजिक्स में बहुत बड़ा रिसर्च आजकल न्यू डायरेक्शन है कि बैटरीज, जैसे लिथियम आयन बैटरीज पे काम, किस तरह से हम सोलर एनर्जी, एनवायरमेंटल एनर्जी, पोल्यूशन कम करने के लिए किस तरह से उस पर काम करें। तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, खास करके यूएस आने के लिए। अगर आदमी फोकस करे, जैसे मुझे भी शुरू में ये लगता था कि जो है ये था कि यूएस जाके ही पीएचडी करें, लेकिन जब पूछा एक दो लोगों से तो उन्होंने बताया कि उन्होंने डरा दिया, जस्ट ऐसा बता दिया कि हमसे हो नहीं सकता है वो, लेकिन कोई खास जो है उसमें है नहीं। उसके लिए एक चीज की प्रिपरेशन करनी होती है, वो क्या है, GRE, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन।
तो उसकी तैयारी करें। उसमें यह है कि आप कुछ भी करें आपको एक स्कोर मिलेगा। तो उसके लिए आप अगर डिसेंट स्कोर लेके आते हैं, जो आजकल स्केल चेंज हो गया है, पहले 600 में हुआ करता था, अब 340 है। तो अगर आप 300 से अबव आते हैं तो आपका एडमिशन मिलना आसान हो जाएगा। इस एग्जाम में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथमेटिक्स। यही इस चीज की आप जो है थोड़े इसकी एक गाइड मिलती है। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, उसकी तैयारी करें। और मैं देखता हूं कि बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स वो लोग अच्छे अच्छे स्कोर लेके आते हैं उससे कि, और उसके साथ आपका जो फिर स्कोर अच्छा हो आपके क्लास का, जीपीए या परसेंटेज भी, तो वो भी काउंट होता है, उससे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो जीआरई के लिए कोई एक गाइड मिलती है, एक बुक, उसके प्रैक्टिस करें, उसके जो है बस कुछ वर्ड मीनिंग्स याद करें और उसके प्रैक्टिस करें। और बेसिक मैथमेटिक्स मैं तो वो कहूँगा कि वो सबको आता है, तो उससे फिर एक स्कोर आ जाए तो इजीली एडमिशन मिल सकता है, या असिस्टेंटशिप के साथ। आपने बिल्कुल डिटेल से सारी बातें बता दी। एक सवाल इसी से बिल्कुल छोटा सा जवाब चाहूँगा कि जीआरई बहुत ही नई चीज़ है, मुझे भी नहीं पता था। मैं इतने दिनों से रिसर्च स्कॉलर्स या आप जैसे लोगों को फॉलो करता हूँ। तो इसके लिए कि ये साल में कितनी बार एग्ज़ाम होता है या कभी भी आपका कोई भी अपियर हो सकता है? और दूसरी बात कि किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर, कभी भी। दूसरी बात कि किसी भी यूनिवर्सिटी में, जैसे जिस यूनिवर्सिटी में आप हैं, तो जीआरई स्कोर करने के बाद वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें ये है कि जीआरई स्कोर जो है वो, जैसे मैंने बताया 300, हमारे यूनिवर्सिटी का जो है रिक्वायरमेंट है अराउंड 310 अगर स्कोर आता है तो इजीली एडमिशन मिल सकता है। जैसे आप टॉप यूनिवर्सिटीज जाएं, हार्वर्ड, एमआईटी, ये सब के लिए अगर आप चाहते हैं तो वहाँ 320 अराउंड, तो वहाँ पे तो यूएस में ये है कि एक तो जीआरई स्कोर है, वो एज ए क्वालिफाइंग चीज है कि आपका ये हो जाए तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद आपको आता है कि आपके जो है एग्जाम्स स्कोर, ओवरऑल जीपीए, और शायद हमारे वहाँ अभी भी कई कई जगह परसेंटेज अगर चलता हो, हाँ, तो वो परसेंटेज अगर अच्छा हो तो वो कंसिडर करते हैं। उसके बाद अगर क्योंकि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो बहुत बड़ा एक चीज मैटर करता है कि आपका रिसर्च कुछ एक्सपीरियंस, जो कि हमारे वहाँ खास करके अब नई यूनिवर्सिटीज जैसे आप हैं, आपके यूनिवर्सिटीज में कुछ हो कि अंडर ग्रेजुएट रिसर्च बहुत बड़ा मायने रखता है। जैसे हम लोग अलीगढ़ में जब थे तो उस वक्त अंडर ग्रेजुएट सिर्फ किताबें ही पढ़ते थे, रिसर्च के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई कल्चर भी नहीं था। आजकल थोड़ा थोड़ा वो आ रहा है, देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कुछ लोग जो है इंटर्नशिप के लिए बाहर जाते हैं या वहीं लगते हैं। तो कुछ भी अगर रिसर्च एक्सपीरियंस हो वो एडमिशन में बहुत बड़ा मायने रखता है। तो तीन चीज देखनी पड़ेगी, जीआरई स्कोर, सेकेंड आपके मार्क्स, थर्ड रिसर्च एक्सपीरियंस। उन्हीं को बहुत अच्छी जगह और इजीली अच्छे असिस्टेंटशिप के साथ मिलता है एडमिशन, जिसके पास ये तीनों चीजें हो। बहुत ही काम की बात आपने बताई। एक और सवाल जो पोस्ट डॉक से है, क्या कोई पोस्ट डॉक होते हैं तो क्या उन्हें साइंटिस्ट का टाइटल मिल सकता है या वो साइंटिस्ट नहीं है? सो पोस्ट डॉक जो है ना, ये कोई डिग्री नहीं है, ये कोई टाइटल नहीं है कुछ, ये एक ट्रेनिंग है, यूएस की एक ट्रेनिंग है। जब आप पीएचडी करके नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहते हैं यूएस में, यहाँ दो चीजें होती हैं। एक तो आप जाइए यूनिवर्सिटी में एज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर, प्रोफेसर,
दूसरा यहाँ पे होता है एक और चीज जो बाहर के लोग नहीं जानते हैं, और ये मेनली यहाँ के यूएस सिटीजन्स के लिए है। कभी कभी जो बाहर के लोगों को भी हायर करते हैं, यहाँ के उसको कहते हैं नेशनल लैब्स। यहाँ बहुत सारे हैं और उसमें बहुत टॉप नॉच रिसर्च होता है। जैसे यहाँ के NIH के हैं, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हैं, NSF के हैं। वो नेशनल लैब्स में रिक्रूट करने के लिए वो लोग ट्रेंड लोगों को ही रिक्रूट करते हैं। तो वो जो ट्रेनिंग है वो PhD के बाद एज ए पोस्ट डॉक की ट्रेनिंग है। ओके। अदर देन दैट पोस्ट डॉक कोई चीज नहीं है, समझ कुछ तो कुछ लोग इसके बारे में बहुत है कि आखिर ये क्या है, ये कोई डिग्री नहीं है। आदमी 2 साल 3 साल, जैसे मैंने 2 साल पोस्ट डॉक के, तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एज ए जस्ट जब मैंने अप्लाई किया वहां पूछा ये हाँ क्या कर रहे हैं आप अपने पोस्ट डॉक में, मैं ये कर रहा हूँ। तो बस वो अपने रिसर्च को मैंने एक्सप्लेन किया, उसी के बुनियाद पे मुझे जॉब मिल गई। हमारे शो का फॉर्मेट है आखिरी पड़ाव जो आता है, कि जो आखिरी पड़ाव होता है वो जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स होते हैं उनका ही होता है। इसमें आपको जो बातें रह गई हैं उनको आप बोल सकते हैं, और यूथ के लिए क्या मैसेज है, और कहीं अगर आपको कोई अप्रोच करना चाहे तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ हम शो को ख़त्म करेंगे आपके इनपुट्स के साथ। हाँ, मैं यूथ के लिए खासकर मैं घर जाता हूँ हर साल और देखता हूँ, ट्राई कर, और मैं मिलता भी हूँ यूथ से, कई सारी चीजें देखता हूँ। और उनमें से जो सबसे बड़ी चीज है ये कि हमारे यूथ जो है वो शुरू से ही फोकस करें अपने स्ट्रेंथ को देख के। उसमें यूथ के साथ बहुत उनके गार्जियन को भी, उनके पेरेंट्स को भी ये जरूरी है कि जैसे यूएस में होता है, यहाँ बचपन से ही जब ग्रेड 1 में बच्चा जाता है तो वहाँ उसकी काउंसलिंग शुरू हो जाती है कि ये इसका डायरेक्शन किधर जाएगा, ये किन चीजों में ये एक्सेल कर सकता है। हमारे वहाँ का ट्रेडिशन कुछ और है कि बस डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन वो अपने बच्चों के स्ट्रेंथ को नहीं देखते हैं कि क्या है। तो ये अभी भी गार्जियन के लिए दूर है, क्योंकि अक्सर जो पेरेंट्स हैं वो इतने एजुकेटेड नहीं हैं। तो इसके लिए हमें लोगों को ही और यूथ के लिए ही वो खुद ये ढूंढ इस बात को समझे कि उनकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उसके बाद उस पर वो फोकस करें। ठीक है, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा है, मैथमेटिक्स में है तो चले IIT की तैयारी करें, इंजीनियरिंग की तैयारी करें, अच्छी मेमोरी पावर है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, चले बहुत अच्छी बात है। मेडिकल को फोकस करें, या इन जनरल आप जो है कुछ जनरल चीजें अच्छी लगती हैं शुरू से UPSC के फोकस करें, या रिसर्च आप बाहर जाना चाहते हैं उसके भी फोकस कर सकते हैं। तो पहले अपने स्ट्रेंथ को देखें, उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी लाइफ गोल सेट करें। दूसरी चीज ये कि मैं ये कहूँगा जो खुद मैंने अपने प्रैक्टिकली मैंने किया है मेरे लाइफ में, कि हमारे वहाँ बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत कम रिसोर्सेज होने की वजह से कंपटीशन बहुत है। 1% टू I'll say कि 5% क्वालिफाई कर पाते हैं, when less than 1% बहुत सारी चीजों के लिए। तो जहां 1% का ही होगा तो 99% तो वो गए बेचारे। तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो 99% बेकार है। तो इनमें से मैं बहुत सारे, आपने भी देखा होगा अलीगढ़ में कि बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं जब उनका कोई वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। उससे बचने के लिए मैं बहुत ये सोचता हूँ कि आपको एक दूसरी लाइन शुरू से ही आपके माइंड में होनी चाहिए।
ये बिल्कुल। बात लोग इसको इम्फेसाइज नहीं करते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत इम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली देखें कि जहाँ पे 99% का होना नहीं है, तो क्या फिर उसका क्या होगा। हालांकि ये डेफिनेटली कि आप अगर कोई चीज करना चाहते हैं उस पर फोकस करें, डेफिनेटली उसमें ये नहीं है कि अगर आप फोकस नहीं करें, आप 100% डेडिकेशन नहीं दे, तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपको जो है उसमें आपका कोई प्लान बी होना चाहिए। जैसे यूएस में अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई वहां पे इतना कंपटीशन है कि ओनली 5% विल बी सिलेक्टेड, तो यहाँ कहेंगे कि बाकी 95% फिर क्या करते होंगे। हमें जैसे यूएस में यहाँ कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे समझ लीजिए कि 50% का कंपटीशन है। अगर कोई आदमी कुछ ये करता है, जहाँ जैसे यहाँ पे लोग तैयारी करते हैं, तो समझ लिए कि हाँ 50% चांस है हो जाएगा। तो 50% जब आता है, अगर आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो तो बहुत चांस हो जाएगा, इंटरेस्ट हो आपको तो। और वहां पे हमारा 1%, मैक्सिमम होगा 5%। तो इसलिए प्रैक्टिकली जो है आपके प्लान बी आपके पास हो, और डबल मेहनत से बचने के लिए जो आपके प्राइमरी गोल हो और वो सेकेंडरी गोल, वो दोनों रिलेटेड हो। बहुत काम की बात आपने बताई। ये लंबी बात हो रही है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सिचुएशन है, बहुत सारे बेचारे जो फ्रस्ट्रेट होके नहीं कुछ कंपटीशन क्वालिफाई कर पाते हैं, वापस फिर गांव में आके जो है ना वो ट्यूशन पढ़ाने लग जाते हैं। उन चीज़ों को मैं देख के जो है ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी करियर की प्लानिंग, उसके काउंसलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप हमारे शो में जुड़े बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और कि जो यूथ आपसे अगर बात करना चाहते हैं, कि मैंने देखा है कि आप फेसबुक में भी रहते हैं, तो वहाँ पे आपसे क्या कनेक्ट कर सकते हैं वो? जी, फेसबुक में भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अभी मैंने से आपसे जिक्र किया था, एक भागलपुर से किशनगंज का ही एक लड़का है, तो उसको मेरा कांटेक्ट मिला भागलपुर में, वो अभी एमएससी कर रहा है केमिस्ट्री से। वो मुझसे बात किया और बहुत अच्छा लगा। गाइडेंस के लिए मुझे डायरेक्ट फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको अपना नंबर भी दे सकता हूँ। जी, मैं अपना आधा एक घंटा निकाल सकता हूँ वीकली बात करने के लिए, तो जी ज़रूर बात कर सकते हैं। और एक चीज़ ये रह गई सर, 1-2 मिनट की, मेरी यहाँ रिसर्च मेरी अपनी टीम है, और उस रिसर्च को मैं शुरू से ही, मेरे रिसर्च स्टार्टिंग फोकस कर रहा हूँ देन कैंसर ड्रग डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसर, और दूसरी चीज अब मैंने इसमें ऐड की है कि वो ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये कोविड-19 एक नई चीज आई है मेरे इसमें। मेरा कोई डायरेक्ट रिसर्च नहीं मैं करता हूँ, लेकिन मेरे कोलैबोरेटर्स हैं। एक मेरा कोलैबोरेटर है प्रोफेसर गालिब अल खतीब, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में है। वो उस पर रिसर्च कर रहा है डायरेक्ट। तो उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैं एज ए पोटेंशियल ड्रग्स बनाता हूँ, ओके। जिसको कहते हैं पोटेंशियल ड्रग्स कंपाउंड सिंथेसाइज करके मैं वहाँ उसको भेजता हूँ, वो उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो उस पर बहुत अच्छे काम चल रहा है। लेकिन मैं अपने लैब में एक मेरा होता है पहले ऑर्गेनिक सिंथेसिस, जो एज ए पोटेंशियल ड्रग्स की हम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसके अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि वो एज ए ड्रग काम कर सकता है। फिर उसके टेस्ट करते हैं डिफरेंट कैंसर्स में। ओके, जैसे मेलानोमा, स्किन कैंसर हुआ, और कोलोरेक्टल कैंसर, ये 2 फोकस है। और बहुत सारे कैंसर्स पे हम उसकी टेस्टिंग करते हैं। दूसरा ये है कि जैसे मैंने बताया ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, अभी मैंने फेसबुक पे अपना एक पेज डाला है 2-3 दिन पहले। वर्ल्ड में एक वर्ल्ड का मैप है ड्रग रेसिस्टेंट,
जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है उसमें टॉप पे है। तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो उस पे यहाँ यूएस में अच्छी फंडिंग है, तो बहुत इंकरेज किया जाता है उस पे रिसर्च, तो वो मेरा फोकस है। मेरी टीम में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 2 नेपाल के हैं, 2 बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं, एक ग्रेजुएट हो गया, एक है अभी पीएचडी। सऊदी अरब से 2 स्टूडेंट्स अभी ग्रेजुएट हो गए, और यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स कई सारे हैं। तो अगर किसी को भी ये मैसेज मैं अपने अलीगढ़ वेबसाइट में भी मैंने ट्राई किया कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपका इंटरेस्ट हो कैंसर रिसर्च, बैक्टीरिया ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरियल रिसर्च और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिसर्च, तीनों में, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, बातों से बात निकली और आपने बहुत अच्छी बात बताई, और लास्ट में आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि जो भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, आप उनको वेलकम करते हैं। जी जरूर। डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम, द मुदस्सिर टॉक शो में आप हमारे साथ जुड़े। आप काफ़ी बिजी हैं, जैसे आपने कहा कि रिसर्च फील्ड में 24/7 काम होता है, कभी आराम नहीं है। आपने इतना इम्पोर्टेंट वक्त निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये उम्मीद है कि डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम से हुई बातचीत आपको पसंद आई होगी, ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि कोई भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं, कोई भी नया इंटरव्यू में अपलोड करूं, तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम से हुई बातचीत से आप इंस्पायर हुए होंगे, मोटिवेट हुए होंगे, साथ ही साथ आपको अपने करियर पाथ, करियर गोल का पता चला होगा कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, कोई सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट डॉक्टर मोहम्मद अबरार आलम से भी कनेक्ट हो सकते हैं। मैं उनका फेसबुक आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया हूँ। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड तक आप अच्छे रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अगले एपिसोड तक के लिए आपसे लेता हूं मैं अलविदा। थैंक्स अ लॉट। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।